बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे द टॉपिक इज़ ऑन रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मोहसिन हामिद ने इस नावल के बारे में क्या कहा है, क्या लिखा है और इसके नावल की स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चंगेज़ से। चंगेज़ जो कि हमारा मेन लीड और मेन करेक्टर है, वो एक यंग पाकिस्तानी है जो कि आउट ऑफ कंट्री जाता है, जिस तरह यूएसए जाता है वो स्कॉलरशिप पे, वहाँ पर पढ़ता है और उसको 9/11 की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। दिस नावल वाज पब्लिश्ड ऑन 1 मार्च 2001। ये तब पब्लिश हुआ। मेन थीम्स जो हम पढ़ेंगे ये आपके सामने आ रहे हैं। इनमें ये 10 पॉइंट्स हैं, 10 के 10 हम आज पढ़ेंगे। मेट्रोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी, सक्सेस, लव, नॉस्टैल्जिया, मैन एंड सोसाइटी, रियलिटी ऑफ द नरेटर, इनएबिलिटी टू हेल्प, रेसिज्म, अमेरिकन इंपीरियलिज्म, कंक्लूजन। तो मैंने ये की पॉइंट्स बना दिए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और मैं इसके बाद साथ साथ इसके एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है सक्सेस। इस नावल में बहुत से पॉइंट्स जो हैं, बहुत से थीम्स जो हैं डिस्कस हुए हैं। सबसे पहला थीम सक्सेस है कि एक यंग पाकिस्तानी बॉय होता है, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होता है, वहाँ पर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा होता है। उसके बाद क्योंकि वो टॉपर ऑफ द क्लास होता है तो वर्क्स एट द अंडरवुड सैमसन कंपनी, वो यहाँ पर काम करता है। वो एक स्टूडेंट होता है और वो स्ट्रगलिंग कर रहा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो स्ट्रगलिंग कर रहा होता है, वो दूसरे मुल्क में आता है, प्रिंसटन में आता है, ताकि अपना कोई फ्यूचर बना सके। वो टॉप ऑफ द क्लास होता है जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद वो सैमसंग में काम करता है। वो यहाँ पर भी एक टॉपर ही होता है, लेकिन उसको फील होता है कि यहाँ पर जो सब हैं प्रीजुडिस हैं, सब जो हैं अपना अपना सोचते हैं, अपना अपना करते हैं। और लेकिन जब वो 9/11 का वाक़या होता है, उसको पता चलता है कि अमेरिका जो है वो उसका घर नहीं है, उसका घर तो पाकिस्तान है। वो यहाँ मर तो काम करने आया है। तो ये चीज़ जो है पूरे नावल में हमें शो हो रही है कि उसको फ़ील होता है कि किस तरह से वो अमेरिका में काम करता है, अमेरिका की कॉपी करता है, अमेरिकन्स की कॉपी करता है। लेकिन लेटर ऑन ही रियलाइज़ेज़ कि अमेरिकन इज़ नॉट हिज़ होम, वो तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जाके उसे रहना है। और यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है सर्वेंट ऑफ अमेरिकन एम्पायर, जो जब फील करता है कि वो सारा काम कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो है तो सर्वेंट ही अमेरिका का, क्योंकि वो सारा कुछ उनका जो है कॉपी कर रहा है। तो ये फील जो है उसको सबसे एंड पे जाकर होता है, लेकिन जिसकी वजह से वो अमेरिका को फिर छोड़ देता है। पॉइंट है हमारा लव। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि लव का किस तरह यूज़ हुआ है इस नावल में। तो सबसे पहले मैंने आपका नाम यहाँ पर आपके लिए नाम लिखा हुआ है एरिका, जो कि एक सेकंड लीड जिसे आप कह सकते हैं एक्सपायरिंग राइटर थी, जिसे चंगेज़ मिला था ग्रीस में। वो ग्रीस में इसे मिला था जब वो अपने प्रिंसटन जो है कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो ग्रीस जाता है विजिट के लिए। तो वहाँ पर एरिका से मिलता है और उसे वहाँ मोहब्बत हो जाती है। बट द पॉइंट इज दैट इन ऑल इन दिस नावल कि वो एरिका जो है वो उसे प्यार नहीं करती, वो चंगेज़ से प्यार नहीं करती, वो क्रिस से प्यार करती होती है, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, जो कि कैंसर की वजह से मर जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि चंगेज़ जो है वो उसे प्यार करता है, लेकिन लेटर ऑन जो एरिका मर जाती है एट द मिड एंड ऑफ द नावल, तो उसमें बताते हैं कि चंगेज़ उसे एंड तक प्यार करता रहता है, एंड तक सोचता रहता है कि वो किसी तरह उसके पास वापस आ जाए, इवन शी इज़ डाइड। तो द थर्ड पॉइंट हेयर इज नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया सबसे पहले तो बताऊँ इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। इस लफ्ज़ का मतलब है कि द वन पर्सन हु लिव्स इन द पास्ट, जो सिर्फ पास्ट में रहे, पास्ट को सोचे, आगे ना बढ़े ज़िंदगी में। एरिका भी ऐसी ही थी। जिस तरह मैंने आपको बताया वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड क्रिस से मोहब्बत करती थी, तो क्रिस उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो मर चुका हुआ था जब वो प्रिंसटन में ही जो है वो शुरू में स्टूडेंट होती है। लेकिन जब चंगेज़ आता है उससे मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन स्टिल वो जो है वो उसी से प्यार करती होती है, क्रिस से। जो एक और चीज़ जो यहाँ पर दिखाई जाती है कि अमेरिका जो है वो भी पास्ट में ही रह रहा है, क्योंकि जब 9/11 का वाक़या पेश आता है तो जो भी दाढ़ी वाले बंदे होते हैं, जो भी नज़र आते हैं मुसलमान, उनको को टेररिस्ट कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं। तो उनके लिए हमें नज़र आता है कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, ये नैरो माइंडनेस है जो कि अमेरिका शो करता है किसके अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये जो थर्ड पॉइंट में लिखा है नज़र आ रहा होगा आपको, चंगेज़ जो है वो भी पास्ट में कर रहा है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान वापस चला जाता है, पाकिस्तान में सेटल हो जाता है, वहाँ पर काम करता है, इसके बावजूद जो है वो एरिका को ही सोच रहा होता है, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया है। साथ में आपको एरिका का थोड़ा सा करैक्टर भी बता दूँ। एरिका जो है वो एक, जिस तरह मैंने बताया कि एक्सपायरिंग राइटर होती है, वो राइटर बनना चाहती है, लेकिन वो मर जाती है तो वो राइटर नहीं बन जाती, क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो इनकम्प्लीट होती है, वो एक्सेप्ट नहीं होती। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्रिस को लंग कैंसर होता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है।
और क्रिस के कैरेक्टर के बारे में बता दूँ, वो एक आर्टिस्ट होता है जो कि ड्राइंग्स बनाता है। और यहाँ पर राइटर हमें ये भी बताता है कि हमें जो राइटर है वो हमें ये बताता है कि पास्ट में रहने से किस तरह लोग नैरो माइंडनेस हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ना तो एरिका आगे बढ़ी लाइफ में, ना अमेरिका आगे बढ़ा, ना ही चंगेज़ आगे बढ़ा। हर ये जो तीनों है ये वहाँ स्टॉप होकर जहाँ से इन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। सो जी नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो है मैन एंड सोसाइटी, कि मैन और सोसाइटी का किस तरह से हमारे इस नावल में क्या ताल्लुक़ रहा है, किस तरह चंगेज़ का इनके साथ लिंक रहा है। तो सबसे पहली बात तो बताई जो मैंने स्टार्ट में, कि चंगेज़ जो था वो एक पाकिस्तानी था जो अमेरिका आता है, सेटल होता है, काम करता है। लेकिन अमेरिका में वो आता तो अकेला है, उसके पास तो कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स को फाइंड करना, न्यू फ्रेंड्स को बनाना, क्योंकि मुसलमानों के उसके पास मुसलमान दोस्त कम होते हैं, तो वो अमेरिकन्स को फ्रेंड्स बनाता है। जिस तरह से पीछे मैंने बताया कि वो ग्रीस जाता है वहाँ पर विजिट के लिए, तो प्रिंसटन स्टूडेंट्स के साथ जाता है जो कि मुस्लिम्स नहीं होते। तो अच्छा, जब वो अमेरिका चला गया, पाकिस्तान उसे छोड़ दिया, तो बिहेव लाइक अमेरिकन करता है ताकि वो यहाँ पर सेटल हो सके। वो अमेरिकन की तरह बिहेव करता है ताकि वो उसे एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद उसकी ड्रीम जॉब वो के लिए अप्लाई करता है सैमसंग में। लेकिन हम ये सब कुछ देखते हैं कि ये सब कुछ वो जा रहा है, ठीक जा रहा है, उसने अमेरिकन की तरह बिहेव कर रहा है, ड्रीम जॉब है सैमसंग में, उसका टॉपर भी है, वो फर्स्ट पॉइंट है उसका वहाँ पर। लेकिन बात ये है कि एट द एंड जब 9/11 का वाक़या आता है, देन ही रियलाइजेस कि नहीं जी, ये तो मेरा घर नहीं है, यहाँ पर वो कंफर्टेबल एनीमोर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर उसको वियर्ड लुक्स मिलती हैं बिकॉज ऑफ बियर्ड। जैसे उसे दाढ़ी रखी है तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या ये दहशतगर्द है। तो यहाँ पर उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इवन जब वो उसे इतने साल अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स रहकर उसके बाद सैमसंग में काम कर कर भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद साल भी वो उसका वियर्ड लुक ही जो है, उसके कोलीग्स भी उसको वियर्ड लुक ही देते हैं ऑन हिज बियर्ड। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है मैं हमारा रियबिलिटी ऑफ द नरेटर, कि हमें ये बताया गया है कि स्टोरी एक ही बताने वाला है। स्टोरी जो टेलर है जो हमारे पास है वो एक ही है, वो खुद ही चंगेज़ है। चंगेज़ ही हमें सारी स्टोरी बताता है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी पता चलता है कि एक डायलॉग टाइप है, लेकिन डायलॉग में वन साइडेड है, सिर्फ चंगेज़ बोल रहा है, और उसके साथ जो स्टोरी सुना रहा है चंगेज़ वो अननेम्ड अमेरिकन है, जो इसका हमें नहीं पता कि वो कौन है, वो क्या काम करता है, पाकिस्तान किस वजह से आया है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सस्पिशियस है। ये अमेरिकन हमारे लिए थ्रू आउट द नावल इवन एंड तक जो है हमारे साथ सस्पिशियस ही हमें बिहेव लगता है उसका। तो चंगेज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बोल रहा है, बार बार जो है पूरी स्टोरी बोल रहा है। इवन जो हमारे पास अननेम्ड अमेरिकन है, इसका भी जवाब जो है हमें चंगेज़ ही दे रहा है, हमें खुद अमेरिकन की कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिली। साथ साथ जब वो चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, एट द एंड वो जब चंगेज़ उसको होटल छोड़ने जाता है, इसके तक हमें पता चलता है कि वो जो है जो सस्पिशियस हमारे पास अमेरिकन है, वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी हो रहा है, या हमें लग रहा है कि वो ट्रस्ट कर रहा है किसको, अमेरिकन जो है हमारा चंगेज़ को ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद एंड तक एट द एंड वो हमारे लिए सस्पिशियस ही रहता है। इसके बाद का पॉइंट है मेट्रोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी, कि किस तरह हिपोक्रेसी का सामना करना पड़ता मुसलमानों को, किस तरह से जो है उन्होंने खुद हिपोक्रेसी बनाई हुई है। जिस तरह जी शर्मन जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सैमसंग अंडरवुड सैमसंग का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो जब उसके न्यू जो कोलीग्स वगैरह उसके न्यू वर्कर्स आते हैं, न्यू वर्कर्स, तो वो उनको कहता है, जिसमें हमारा जो चंगेज़ भी शामिल होता है, कि वी आर अ मेट्रोक्रेसी, वी बिलीव इन द बेस्ट, कि हम बेस्ट में यकीन रखते हैं, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट्स एट द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, कि तुम लोग बेस्ट थे इसीलिए तुम्हें लिया गया, ये बेस्ट वजह ही हमारे पास है कि ये बेस्ट थे तो तुम लोगों को लिया हुआ, अगर तुम लोग बेस्ट ना होते तो यकीनन तुम लोग यहाँ पर ना आते। इसके बाद ये भी है कि वो हर 6 महीने बाद रैंक्ड होते थे, और जो जो बेस्ट हैं, इवन वो बेस्ट हैं, लेकिन हर 6 महीने बाद रैंक्ड होने के बाद जो उनमें बुरे होते थे उनको निकाल दिया जाता था, उनको फायर कर दिया जाता था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द 7th पॉइंट, इनएबिलिटी टू हेल्प। 6 पॉइंट्स कर लिए, अब हम 7th पॉइंट पे हैं। तो इनएबिलिटी टू हेल्प, इनएबिलिटी इसमें हम ये बताएंगे चंगेज़ की जब 9/11 का वाक़या आ जाता है, 9/11 हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है चंगेज़ को अपनी फैमिली को कैसे हेल्प करे, वो हेल्प अपनी फैमिली को कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो पावरलेस फील करता है, ना वो पॉलिटिकली फैमिली को हेल्प कर पाता है, ना मनी वगैरह के ऐसे पैसे वगैरह तो वो भेज दे, लेकिन इसके बावजूद वो फील करता है कि नहीं, यहाँ तो वो न्यूयॉर्क में है, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारा, यहाँ तो उसको कुछ अभी फ़िलहाल फील नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर जंग का मसला था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो जाएगी,
बमबारी हो रही थी, सारे मसले मसाइल हो रहे थे, तो वो उस वक्त फील पावरलेस कह रहा था एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, कि वो अपने मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं कर पाया। रेसिज्म, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि जिस तरह मैंने आपको सैमसन बताया, इस तरह ये भी एक रेसिज्म भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि थ्रू आउट द नावल हमें यही बताया गया है कि जी वो एक मुस्लिम था, ठीक है। 9/11 का वाक़या आया, उसने रखी हुई थी बियर्ड, तो उसको तो ऐसे नज़र से देखते थे जैसे कि कोई अजूबा आ गया। तो आफ्टर रिटर्निंग न्यूयॉर्क, जिस तरह मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक पॉइंट, कि जब वो अपने घर जाता है, पाकिस्तान जाता है, ठीक है, पाकिस्तान से वापसी पर उसके पेरेंट्स कहते हैं, उसकी फैमिली कहती है कि भाई अपनी दाढ़ी हटा दो, तुम्हें पता है कितने मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं दाढ़ी हटाता, वो बिल्कुल भी दाढ़ी हटाता नहीं है। हालांकि उसने अपने स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल दाढ़ी नहीं रखी होती, लेकिन बाद में उसने दाढ़ी रखी और उसने दाढ़ी नहीं हटाई, जिसका वो ये बात साबित करता है कि वो मुस्लिम है और उसको कोई मसला नहीं आया दाढ़ी रखने से। लेकिन वो जब दाढ़ी रख के न्यूयॉर्क वापस आता है, तो उसको बहुत सी वियर्ड लुक, जिस तरह मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको वियर्ड लुक का सामना करना पड़ता है। इवन हिज कोलीग्स, इवन द पीपल ही वर्क्स विद, उन सब ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे दाढ़ी नहीं, एक टेररिज्म आ रहा है, चलता हुआ टेररिज्म उनके पास आ रहा है, तो लोग डर भी जाते हैं उसकी बियर्ड से। तो एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है अमेरिकन इम्पीरियलिज्म, कि अमेरिकन जो है सुपर पावर है, ग्रेट पावर है, जिस तरह रशिया भी एक सुपर पावर है। तो अमेरिकन जी तो ये बताते हैं कि उनकी सॉफ्ट साइड है और हार्ड साइड है। अच्छा, जैसे सॉफ्ट साइड क्या है, कि वो दूसरे लोगों को अपने मुल्क में काम करने के लिए आने देते हैं, उनको कहते हैं कि उनका मतलब कि वो कहते नहीं है, लेकिन उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं वो लोग, उनको काम करने के लिए देते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, तो दे आर द गुड पीपल, ठीक है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। बट उसकी हार्ड साइड क्या है, कि जी मिलिट्री है, उनकी मिलिट्री बहुत हार्ड है, उनके पास फुल ऑन सिक्योरिटी है, जो 9/11 के बाद उन्होंने सिक्योरिटी जो है डबल कर दी होती है जब उनके ट्विन टावर पे जो है हमला होता है। 9/11 का वाक़या हुआ, लेकिन ट्विन टावर पे जो है वो हमला होता है, जिसकी वजह से जो सारा मसला मसाइल जो हैं वो शुरू होते हैं। कंक्लूजन हम निकालते हैं कि ये प्रोवोकिंग नावल है, थॉट प्रोवोकिंग नावल है, बहुत ज़बरदस्त नावल है, और ये पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स जो मुसलमानों को फेस करनी थी उन्होंने 9/11 के बाद, वो पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बताते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट ने क्या एक्शन ली, अमेरिका ने क्या बिहेव किया, यूएसए का बिहेव पाकिस्तान के साथ कैसा रहा, एक एक चीज़ जो है वो इस नावल में बताई गई है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जो चाहिए हो या कोई लेक्चर हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।